सभी का स्वागत, सभी को प्रणाम दोस्तों। सीए इंटर मई 23 ऑडिट रिव्यू में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, आराम से बैठ के सुनिएगा क्या रहा पेपर का एनालिसिस, और जो नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ओवरऑल क्या क्या समझना है सर? सबसे पहला पेपर का लेवल। तो मालिक पेपर हमारे लिए ईजी था। ओवरऑल इस बार जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे लगभग डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। कुछ अब कुछ ट्रिक्स तो यार आईसीआई हमेशा ही देता है, और वो ट्रिक्स इस बार भी थी। लेकिन हाँ, बहुत सारा पार्ट जो है वो डायरेक्ट आया था। मार्क्स कितने थे, चैप्टर वाइज बाइफर्केशन कितना था, आईसीआई के क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो मैच हुआ या नहीं हुआ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे, और अब जो नवंबर 23 में प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे पेपर को कि कहाँ कहाँ उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स के साथ ट्रिक खेला है। आप उनको भी मैच कर सकते हो, करेक्ट इनकरेक्ट को हम मैच कर सकते हैं। ओवरऑल पेपर जो डिवाइड होता है हम जानते हैं 3 हिस्सों में होता है। पहला 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 14 मार्क्स का हम ट्रू फॉल्स अलग कर दें, और बाकी का 56 मार्क्स का थ्योरी। चॉइस भी होती है सर, यस। तो लाइए चैप्टर वाइज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं, फिर चॉइस की बात करेंगे। देखिए, ये था चैप्टर वाइज बाइफर्केशन। मार्क्स कैसे रहे देख लीजिए। मैंने इसमें सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए लिया है, बजाय मैंने टॉपिक के एसेस के मैंने चैप्टर से लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉड्यूल से भी स्टडी करते हैं। पहला पार्ट था हमारा करेक्ट इनकरेक्ट। उसमें से चैप्टर 3 में से 4 मार्क्स का है एविडेंस के ऊपर। चैप्टर 6 में से एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे क्वेश्चन है, एनालिटिकल पे एक क्वेश्चन था। चैप्टर 9 में बेसिकली ये हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें एस कवर हो जाते हैं, इसलिए चैप्टर 9 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। 10th कंपनी ऑडिट वाला पार्ट है, 11th ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट है, 13th हमारा डिफरेंट एंटिटी वाला पार्ट है। इसमें आप जानते हैं हमारे पास जो 16 मार्क्स के ट्रू फॉल्स हैं उसमें से हमारे पास एक चॉइस होती है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो नवंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं। जो दे चुके हैं उनको इस बात का आइडिया ऑलरेडी है। तो 16 मार्क्स मतलब 8 क्वेश्चन आर देयर, आपको उसमें से 7 करना है, एक की आपके पास चॉइस है, एक की चॉइस है। तो ओवरऑल आपको अटेंड जो करना है वो 14 मार्क्स का करना है। सिमिलरली थ्योरी पार्ट में हम बात कर रहे हैं टोटल 90 मार्क्स के लिए, तो अब बचे 74 कैसे हो रहे हैं सर? वैसे तो 70 ही होना चाहिए। 14 मार्क्स का क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशन होता है 4 + 4 + 3 + 3 का ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन बीच में एक क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, उसमें और करके चॉइस रहती है। एक क्वेश्चन के अंदर जो 2 चॉइस रहती है, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और इंक्रीज होता है। 14 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपके पास है जो कि 70 होते हैं, और एक की चॉइस और इंटरनली उसी क्वेश्चन के अंदर है आपके पास ओवरऑल एक क्वेश्चन की फुल लेंथ चॉइस है। आप अटेंड करेंगे 4 क्वेश्चंस मतलब 56 मार्क्स। ये हो गया आपका 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के एमसीक्यू। ऐसे करके ये 100 मार्क्स का पेपर है। तो ओवरऑल कितने का आता है सर? ओवरऑल 120 का आएगा। 30 मार्क्स घटा लें, इसमें से 90 बचा। 90 इस तरह का बाइफर्केशन आपको अवेलेबल है। अब सर मार्क्स वाइज देखें और अगर क्वेश्चन वाइज बाकी की बात करें कि ये करेक्ट इनकरेक्ट तो हो गया, इनमें से आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है। अगर कोई स्टूडेंट मान लो सोचता है कि कौन सा चैप्टर पार्ट छोड़ना चाहिए एनालिसिस एग्जाम में करते समय, तो यार आप वॉच कीजिएगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन 3 में से 10 मार्क्स का आया, यदि किसी स्टूडेंट ने इसको नहीं पढ़ा है तो इसको ड्रॉप कर सकता था। हालांकि इसमें क्वेश्चन इस बार बहुत ईजी आए, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मॉड्यूल के पीछे से थे। लाइए देखते। हमारा जो क्वेश्चन 2 था उसका कॉम्बिनेशन था चैप्टर नंबर 2 से, 4 से, 6 से और 7 से। और अगर मार्क्स वाइज बात करें तो चैप्टर नंबर 2 ओवरऑल जो आया वो 7 मार्क्स का आया। चैप्टर नंबर 3 एविडेंस के ऊपर था जो सबसे ज़्यादा है 15 मार्क्स। चैप्टर नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल सिस्टम 10 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 फ्रॉड का क्वेश्चन था जो कि 4 मार्क्स का था। और चैप्टर नंबर 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एक क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स के अलावा। चैप्टर नंबर 7 जो कि सैम्पलिंग का था, उसमें सैम्पलिंग रिस्क, नॉन सैम्पलिंग रिस्क पूछा था उन्होंने। चैप्टर नंबर 8 जो कि एनालिटिकल का था, उस पर ये क्वेश्चन हमने ट्रू फॉल्स में देखा। 12 मार्क्स का पार्ट जो था वो था हमारा चैप्टर नंबर 9 जो वाउचिंग वेरिफिकेशन का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जामिनेशन का है, असर्शन के एग्जामिनेशन का है। चैप्टर नंबर 10 जो कि है कंपनी ऑडिट प्लस कारो, दोनों को मिलाकर 11 जिसमें से आया था आपके पास चैप्टर नंबर 10 में था 10 मार्क्स, 11 में था 5 मार्क्स, 12 में था 3 मार्क्स बैंकिंग का, ऑडिट ऑफ बैंक्स और डिफरेंट एंटिटीज। ओवरऑल चॉइस के साथ 13 मार्क्स का ये पार्ट था। तो ओवरऑल 90 मार्क्स का पेपर, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स और मिला लें तो ये 16 का अलग पार्ट है और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज के अभी ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारा ओवरऑल डिस्कशन है 56 मार्क्स की थ्योरी और 14 मार्क्स के ट्रू फॉल्स पे। और क्या
ये इस बार हमको आराम से जीता ले जाएगी। तो ये दोस्तों मार्क्स वाइज बाइफर्केशन, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। शायद अगले अटेम्प्ट में नवंबर 23 वालों को ये काम आ जाए, मई 23 वालों के लिए नहीं, नवंबर 23 वालों को ये काम आ सकता है। पेपर का लेवल कैसा था सर? देखो पेपर का लेवल एवरेज था, इजी भी बोल सकते हैं, कुछ पार्ट बहुत ही इजी थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब आप अगर आईसीआई के कॉम्बिनेशंस को देखोगे तो उनके कॉम्बिनेशंस पे 1 to 7 8 का उनके पास जो कवरेज रहता है वो इस बार उन्होंने 13 मार्क्स का दिया। चैप्टर 3 15 मार्क्स का ही पूछा गया। 5 + 10 चैप्टर मिला के उन्होंने 14 मार्क्स का कवरेज दिया। चैप्टर 9 सेपरेट होता है, उसमें से 15 मार्क्स तक की गुंजाइश रहती है। 10 to 15 12 मार्क्स का आया, कंफर्टेबल है ये भी। सिमिलरली चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट में से 5 मार्क्स का कवरेज है, और 12 + 13 बैंक और एंटिटी सेपरेट एंटिटीज में 12 मार्क्स का कवरेज है। एक कॉम्बिनेशन होता है मार्क्स वाइज 4 + 6 ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, बढ़िया कवरेज है 15 मार्क्स का। लगभग आईसीआई अपने जो मार्क्स वेटेज है उसको हमेशा मैच करता है, इस बार भी उन्होंने इसको मैच किया। तो मैंने दो तरह से बाइफर्केशन दे रखा है, एक चैप्टर वाइज समझने के लिए और एक कंबाइंड आपको जो कॉम्बिनेशन आता है। अच्छा, इस बार चैप्टर 1 में से उन्होंने कुछ नहीं पूछा, ऐसे 210, ऐसे 220, इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट, इनहेरेंट लिमिटेशंस चैप्टर 1 में होता है, लेकिन इस बार नहीं आया। 7 8 में से ज़रूर उन्होंने 4 और 2 और प्लस चैप्टर 2 में से इस बार ज़्यादा पूछा। पेपर रिव्यू देखते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिक्टेट करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे ट्रू फॉल्स, करेक्ट इनकरेक्ट, 7 क्वेश्चंस अटेंड करने रहते हैं, मार्क्स हैं 14, एक की चॉइस है आपके पास। पहला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे, इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड नेसेसरी। इसमें यहाँ से यहाँ तक बहुत सब कुछ ठीक था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 के लास्ट क्वेश्चन में से, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया हुआ है उसमें ये बेनिफिट गिना रखे उन्होंने, और उसमें ये उन्होंने ये वर्ड यहाँ चेंज कर दिया। एक्चुअली पीछे की लाइन गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था टू कम्युनिकेट द एंगेजमेंट टीम, कम्युनिकेट द एंगेजमेंट टीम, यहाँ से ये इनकरेक्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। Communicating key audit matters is in audit report is a separate opinion on individual matters. इसमें सब कुछ ठीक था, ये इन्होंने यहाँ जो सेपरेट ओपिनियन लिखा, की ऑडिट मैटर की जो डेफिनेशन है, मैंने बोला ना बहुत सारा पार्ट इस बार डायरेक्ट पूछा है। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन का जो क्वेश्चन होता है उसमें उन्होंने बोला है एज अ होल आपको ओपिनियन देना रहता है, नॉट ओनली ऑन अ सेपरेट इंडिविजुअल मैटर्स। तो ये सेपरेट ओपिनियन वर्ड गलत है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड, अमोर्टाइजेशन रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन आइटम। मालिक ये क्वेश्चन बेसिकली AS 29 पे है, हम बोल सकते हैं चैप्टर 9 के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चैप्टर 9 में असर्शंस हैं, इंटेंजिबल्स की एग्जामिनेशन का प्रोसीजर दिया है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। अब गड़बड़ ये है कि इसमें PP दे दिया है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब आगे वर्ड अमोर्टाइजेशन था तो AS 29 याद आ जाना चाहिए था, AS 29 याद आ जाना चाहिए था। तो बेसिकली यहाँ से ये गलत हुआ, अमोर्टाइजेशन वर्ड से वैसे हिंट मिल गई होगी आपको कि ये इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जाएगा। सिमिलरली तो ये इनकरेक्ट है मालिक, हाँ। सिमिलरली 142 वाला ये तो डायरेक्ट सेक्शन था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी था, रेम्यूनरेशन के डेफिनेशन से समझाना था पूरा सेक्शन, और आखिरी में ये वर्ड उसमें आ ही जाते हैं कि फैसिलिटी इंक्लूड होती है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएटनेस इज द मेजर ऑफ, सर हम जानते हैं ये क्वांटिटी नहीं था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इट इज द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट लिखना था। इंक्लूडिंग इट्स रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर, सोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसा छोटा सा आंसर आपको बनाना था। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें था इट इज यूज्ड इन ऑल द स्टेजेस ऑफ ऑडिट, ऑल द स्टेजेस ऑफ ऑडिट। तो यस बिल्कुल सही है, ऑल द स्टेजेस। शायद उन्होंने इस वर्ड से कंफ्यूज करने की कोशिश की, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर कट था, ऑल स्टेजेस पे क्वेश्चन है ना कि इस पे। तो ऑल स्टेजेस यस, इट इज अप्लाइड इन द प्लानिंग स्टेज, आंसर ये है, टेस्टिंग स्टेज एंड कंप्लीशन फेज, 3 अलग अलग आंसर आपको देने थे। नेक्स्ट मालिक, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि चैप्टर नंबर 13 का पार्ट है, कि उसमें कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन फंड क्या प्रॉफिट पे चार्ज है, यस, सेक्शन नंबर 72 का आपको रेफरेंस अगर याद आ जाए तो बढ़िया, वरना हाँ हमसे ये मिस हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, सर अगर कंपनी ERP यूज करती हुई, इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम, ERP कुछ भी यूज करती लाइक SAP, ओरेकल, तो इट इज कंसिडर्ड लेस कॉम्प्लेक्स, ये गड़बड़ थी, एंड इजी टू ऑडिट। सर यहीं से गलत हो गया, ये लेस नहीं था, ये मोर था सर, मोर।
मोर कॉम्प्लेक्स। ये भी इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज आई थिंक दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आई होप ये आंसर आपके आप चेक कर लीजिएगा एक बार, और मॉड्यूल में सब कुछ दिया हुआ है, उससे आप आराम से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 की खास खास बातें देखें तो देखिए क्वेश्चन 2 में जो है पहला जो 2 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होते हैं, ये नवंबर 23 वालों के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन सिंपल था, डिजाइनिंग एन ऑडिट सैंपल, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, डिटरमाइन अ सैंपल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैंपल रिस्क एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। इतना सैंपल लेना है। उन्होंने इसमें बोला सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क के रेफरेंस में समझाओ। तो हमको सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क अच्छे से समझाना था, दोनों की डेफिनेशंस डायरेक्टली लिखनी थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और ये आप जानते हैं मतलब कोई चैप्टर 7 पढ़े और सैम्पलिंग रिस्क ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने भी क्लास में सबसे पहले सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग पे ही फोकस किया था, पूरा चैप्टर ही उसी पे बेस्ड था। सेकेंडली इसी तरह ये जो क्वेश्चन आया है ये चैप्टर 4 से है, ऑडिट रिस्क। शुरुआत का ही क्वेश्चन है यार, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है चैप्टर 4 का। ओ माय गॉड, हो सर, मतलब जो है हर चीज में अभी यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन देख रहे हो आप, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हर चैप्टर का वही पूछा गया। अगर कोई सिलेक्टेड भी पढ़ के जाता तो सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग जरूर पढ़ता। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन चैप्टर 4 का सबसे पहला पार्ट, उसी में एग्जाम्पल, और उसी के नीचे ऑडिट रिस्क में क्या क्या नहीं आता ये भी समझा रखा है। जैसे कि बिजनेस रिस्क नहीं आता, ये उन्होंने बोल रखा है ना। हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क में क्या आता है कि हमने जो ओपिनियन दिया वो इनअप्रोप्रिएट है व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल 2 दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन है आपके नोट्स का, देखिएगा आप, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है। थर्ड पार्ट, एन ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी। ओके, एक्सप्लेन द फैक्टर विच में आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। सर ऐसे 320 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर नंबर, मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 में ऐसे 320 दिया है, और ऐसे 320 में हम 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट समझते हैं, मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और बेंचमार्क कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे बेंचमार्क सेट होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, उसी के फैक्टर्स। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन। फोर्थ वाला चलो ये मान सकते हैं यार, ऑटोमेटेड में थोड़ा सा डाटा एनालिटिक्स पे जो 3 मार्क्स का पार्ट आया है, थोड़ा सा इसको लिखने में शायद दिक्कत जाए। तो यस, चलो मैं इस पे आपके लिए आपके साथ हूँ कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऊपर के आपको दिख रहे होंगे 4+4+3, ये 11 मार्क्स का जो पेपर है, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इसमें एकदम से क्लिक होना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने बोला था ना, कुछ कुछ पार्ट ऐसा है जो एकदम से शायद हमको क्लिक ना हो, तो वो एक पार्ट ये मैं आपके सपोर्ट में हूँ कि हाँ यार ये थोड़ा इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर जो हाउ डाटा एनालिटिक्स विल हेल्प, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा। क्वेश्चन 3 में एक खास बात थी सर, ये नीचे के तीनों पार्ट चैप्टर 9 से थे। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने अगर पूरा चैप्टर 9 छोड़ ही दिया हो तो सर उसके पास चॉइस थी, तो उसके रिस्क इस क्वेश्चन पे कम खत्म हो जाती है। हालांकि इस बार तीनों क्वेश्चन इजी थे चैप्टर 9 के। देखो कैसे, शेयर इशूड एट डिस्काउंट, वो भी किसको, टू क्रेडिटर्स। और हमारा कंसर्न ऑफ चेकिंग क्या होगा सर, ये कंपनी लॉ में भी आता है, शेयर इशू एट डिस्काउंट हुए। और 4-5 लाइन का आंसर था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था इसमें। क्रेडिटर्स को जब शेयर इशू हुए तो उसका चेकिंग, और उसके बारे में आपके पास सिर्फ 5 लाइन्स ही लीगली, वही आंसर है, ये इजी था। सेकंड पार्ट, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और प्रोडक्शन प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ स्क्रैप जनरेट होता है। याद करो ये मॉड्यूल के पीछे था, और मैंने आपको बोला था मॉड्यूल के पीछे के 4 क्वेश्चन है, जैसे कंसाइनमेंट वाला है, सेल और अप्रूवल है, इनकम टैक्स है, और ये सेल ऑफ स्क्रैप। इजी पार्ट, सेल ऑफ स्क्रैप बहुत इजी आंसर, सिर्फ 3 मार्क्स के लिए, इसीलिए उन्होंने पूछा। अगर मान लो नहीं भी पढ़ाओ तो हम मन से इसमें लिख सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन था, कंपनी ऑब्जर्व्ड वेरियस प्रोविजंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी ऑडिटर ऑब्जर्व वेरियस प्रोविजंस, तो ये क्वेश्चन किस किस पे था मैं वो टिक कर देता हूँ। पहला लाइन उन्होंने बोला यहाँ पर सर कि इशूड शेयर्स एट डिस्काउंट, इशूड शेयर एट डिस्काउंट, बोलो। ये एक इजी क्वेश्चन था, इसके अलावा सेल ऑफ स्क्रैप हमने देखा, इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डी वाले में प्रोविजंस के ऊपर क्वेश्चन था, वेरियस प्रोविजंस, और उससे रिलेटेड आपको एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन के असर्शंस को प्रूव करना था। ये चैप्टर 9 में से तीनों क्वेश्चन थे। चलो अगर बात करें कि ये 2 तो फिर भी हमसे बनने ही चाहिए। पहला वाला देखते हैं, डी का ये क्या बोलता है।
सर ये क्लियर कट था कि ही इज़ एन ऑडिटर, सीधे लिखा है। स्क्रूटनी कर रहे हैं हम कंपनी की और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंपनी के पास लार्ज ट्रेड पेबल्स है एज ऑन 31 मार्च। क्या करना है सर, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन और नॉट अवेलेबल। मिस्टर पी जो है कन्फर्मेशन भेजना चाहते हैं बट मैनेजमेंट रिफ्यूज फॉर द, डायरेक्ट क्वेश्चन था 505 में से, है ना। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का रिफ्यूज़ल पे हमको प्रोसीजर क्या क्या लगाने रहते हैं, तो हम पहले जस्टिफिकेशन लेते हैं, रीजंस पूछते हैं, रीजनेबिलिटी, वैलिडनेस। रीजनेबल है तो हम रोमम करते हैं, फिर हम अदर प्रोसीजर्स लगाते हैं। रीजनेबल नहीं है, डिस्कस विद TCWG, इम्प्लीकेशंस ऑन द रिस्क एंड ओपिनियन, ये हम सब देखते हैं। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट देखिए, CAD हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर और बिफोर डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, बिफोर डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान ही वॉन्ट्स टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग, यहाँ से हिंट आ गई थी भैया, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा अपने को आ सकता है। गाइड CAD इन अंडरस्टैंडिंग द सेम विथ रेफरेंस टू रेलिवेंट, ऐसे का रेफरेंस देना था आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। आपके चैप्टर 2 में भी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं एज पर ऐसे 315, उसको हम यहाँ कोट कर दें, जिसमें था रेलिवेंट नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अप्लीकेबल FRF, ऑपरेशंस, गवर्नेंस, ये 5 पॉइंट। अगर उसके अंदर एग्जाम्पल ना भी लिखे तो ये 5 पॉइंट्स के साथ एक एक पार्ट जोड़कर हम आंसर कंप्लीट कर सकते थे। चैप्टर 2 में भी दिया है ये। और ABC लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी विच हैज़ अवेल्ड वेरियस लोन्स एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कंपनी इज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट्स, ये डायरेक्ट सरकारों का क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं था। या तो ये पॉइंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, याद है तो सीधे लिखना है आराम से। डायरेक्ट क्वेश्चन दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन थे और हम जानते हैं कि ये तो बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन तो हर बार पढ़ते ही हैं हम। तीसरा और इजी था, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के ऊपर क्वेश्चन था कि रिलायबिलिटी कैसे चेक करोगे, है ना। रिलायबिलिटी इफेक्ट होती है सोर्स से, नेचर से, सर्कमस्टेंसेस से, ये तीनों वर्ड आ गए। और आपसे बोला था फैक्टर्स बताओ व्हेन डिटरमाइनिंग वेदर डाटा इज रिलायबल फॉर डिजाइनिंग व्हाट, लेकिन ये डाटा था एनालिटिकल प्रोसीजर। तो शुरुआत उन्होंने की रिलायबिलिटी से, तो ऐसा लगा जैसे एविडेंस का क्वेश्चन, लेकिन आखिरी में एंड किया एनालिटिकल प्रोसीजर। और आप 4 पॉइंट के साथ इसमें एग्जाम्पल जोड़ते हो रिलायबिलिटी में। हम बोलते हैं नेचर, सोर्स, कंपैरेबिलिटी, रेलिवेंस, कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशंस। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला थोड़ा सा पार्ट एकदम से शायद हमको क्लिक ना हो, मैं वापस इसमें आपके साथ हूँ, ये वाला पार्ट शायद आपको क्लिक ना हो। As a part of risk assessment, auditor shall determine whether there is any risk identified in the auditor's judgment as a significant risk. अब इसके 3 गाइडिंग फैक्टर्स आपसे उन्होंने पूछे थे। हाँ, ये एक जो पार्ट है इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं हमसे कुछ छूट सकता है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से ये आया था, पार्ट है ऐसे 315 का, ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 में मिलेगा आपको इसका आंसर। क्वेश्चन 5, लार्ज टेक्सटाइल कंपनी एक एस लिमिटेड, हैवी रिसेशन है भाई, unable to collect huge receivables, okay, holding large amount of stock पिछले 9 months से, बहुत लंबे समय से। From your primary observation of audit evidence, you feel that there is a material uncertainty which is existing about the going concern. How will you deal with this report? याद होगा आपको, एक बोलते हैं going concern appropriate है, एक है inappropriate है, एक है अप्रोप्रिएट तो है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो हमने बोला था डिस्क्राइब करो, डिस्क्लोज करो, ये 2 वर्ड थे हमारे पास। उसी के नीचे भी ये आंसर था कि अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट है तो क्या करना है, यहाँ अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है, और अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन, गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर में से पूछा गया है। 5th के बी में यहाँ पर देखो, यहाँ चॉइस थी, मैं बोल रहा था ना इंटरनली एक चॉइस है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैम अक्रॉस पेमेंट जो कि क्रेडिटर को किए गए कितने के, 75 लाख के, और ये माना गया, इसमें ढूंढा तो हमने देखा यार कि देयर आर फेक इनवॉइसेस ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ ₹25 लाख। ओह, कोई बोगस क्रेडिटर है भैया, फ्रॉड का केस है मालिक, फ्रॉड 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 फ्रॉड। आपसे पूछा गया ड्यूटीज बताओ ऑडिटर की विद रेफरेंस टू प्रोविजंस एंड आल्सो द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, हमको समझ पड़ गया, बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट देना है। 3 बातें बताते हैं उसमें, नेचर, पार्टी और टाइप ऑफ फ्रॉड क्या है। और उसमें बोर्ड रिपोर्ट में एक और आता है कि बोर्ड ने रेमेडियल एक्शन क्या लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन 143/12 हर स्टूडेंट पढ़ता है। इसी का और पार्ट में उन्होंने अदर एंटिटीज से, अपने डिफरेंट एंटिटीज से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। डायरेक्ट क्वेश्चन था वैसे, इसमें अपॉइंटमेंट के ऊपर था क्योंकि, और ये भी कि क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन था ये वाला तो यार, अरे यार, मतलब ये वाला चैप्टर नंबर 11 का ये क्वेश्चन तो सभी पढ़ते हैं।
एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज व्हेन अ मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ये आपके ऐसे 705 का सेकंड क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट में डेफिनेशन रहती है, सेकंड में रहता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन देना कब है। और फैक्टर्स में आप जानते हैं मटेरियल एंड परवेजिव, मटेरियल एंड नॉट परवेजिव फैक्टर्स में आप बता ही देते हो कि कौन सा ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेम में। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, है ना। और मैं अगर इसमें बात करूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था 570 से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये फ्रॉड वाला भी डायरेक्ट था, अगर इसको छोड़ भी दें तो ये अपने को याद होना चाहिए था। अगर सपोज कोई 13 चैप्टर पढ़ के ये नहीं भी गया तो ये बन जाता उससे। फोर्थ पॉइंट में ज़रूर ये वाला आपको एकदम से याद नहीं आएगा कि हम जब डायरेक्ट इंक्वायरीज करते हैं तो हम एकदम से किस किस से इंक्वायरीज कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 4 में, ध्यान रखना चैप्टर नंबर 4 का आंसर है। जब हम उसमें लिखते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट एंड अदर्स, और आपको मालूम है अदर्स कौन है? पहला एम्प्लॉई, दूसरा इंटरनल ऑडिटर, तीसरा एक्सपर्ट। ओ माय गॉड सर, यही लिखना था क्या? यस मेरे मालिक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कैपिटल दे रखी 12 करोड़, टर्नओवर दे रखा है 105 करोड़ पिछले साल का 21-22 का। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 22 लोन जो था वो 32 करोड़ का था, और आपसे ऑडिट कमेटी पूछा गया। अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या था, ट्विस्ट इतना सा था, कभी कोई बच्चा कंफ्यूज हो तो ये 2 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं, तीसरा क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, लेकिन हमको तो कोई एक क्राइटेरिया पूरा करना है, तो इसमें ऑडिट कमेटी फॉर्म होगी। सेक्शन रेफरेंस 177, डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के साथ। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन था। इसमें 3 लोग थे, एम्प्लॉय, इंटरनल ऑडिटर और अपना एक्सपर्ट, लीगल कौंसिल आ सकता है जैसे इसमें। इसका बी पार्ट बोलता है एस के एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ मेट्रो रेल प्रोडक्ट, लार्ज स्केल का था, ओके। हाई वॉल्यूम ऑफ रिसोर्सेज चाहिए थे, फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल। अपॉइंटिंग अथॉरिटी सी एंड ए जी है, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट का केस है। रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस, मेन वर्ड ये है। एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अब क्या हुआ, ये यहाँ से अगर आपको ये वर्ड ध्यान आ जाए या आपको ये ध्यान आ जाए, आप बोल सकते हो 2 तरह के ऑडिट पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट गवर्नमेंट में, और परफॉर्मेंस ऑडिट का शॉर्ट नोट। ये 2 शॉर्ट नोट हम हमेशा प्रिपेयर करते हैं। ये परफॉर्मेंस ऑडिट का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें ये वर्ड शामिल है, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, इफिशियंसी। उसको यहाँ समझाना था 4 मार्क्स के लिए। यस, यहाँ तक देखते देखते एक बात ज़रूर बोलूँगा, आंसर थोड़े से हर क्वेश्चन में लेंथी जा रहा है। पेपर इजी था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, स्पीड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी। आखिरी क्वेश्चन कैश क्रेडिट मतलब बैंक ऑडिट से सर, और बैंक ऑडिट से जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला सीसी ले रखा है अगेंस्ट स्टॉक एंड पुट डेट, टर्म लोन ले रखा है फॉर मशीनरी, बीजी ले रखी है, और एज वाइज लिस्ट भी वो लोग दे देते हैं, है ना, ठीक है, रेगुलरली दे रहे हैं। कॉन्करेंट ऑडिटर जो है वो बोल रहा है रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ है डीपी का, ड्राइंग पावर का। ये अगेन बॉस मैं बोलूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि बैंक ऑडिट में हर स्टूडेंट को बोला जाता है कि बॉस ड्राइंग पावर का क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाना। ये उनका फेवरेट चल रहा है 2-3 अटेम्प्ट से। ये फिर एक डायरेक्ट क्वेश्चन था ये वाला, हम इसको थोड़ा सा रिस्की मान सकते हैं। ये अपने को आना चाहिए क्योंकि 177 सभी पढ़ के जाते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की था बी वाला। सी वाला अगेन यार ड्राइंग पावर तो सभी पढ़ते हैं, और पूछा भी क्या था, मीनिंग बता दो, ओ माय गॉड, और उसका डिफरेंस बता दो सैंक्शन लिमिट। ओ हो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 5 लाइन इन दोनों के ऊपर लिखनी थी। और कैसे इंश्योर करेंगे, इसके ऑडिटर प्रोसीजर भी डायरेक्टली दिए हुए थे। ये अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, सी ए बी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट है मालिक, डिफरेंट एंटिटी। गाइड हिम द फोकस एरिया ऑफ अटेंशन वाइल वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन किस पे था, एक्सपेंडिचर पे था। 3 बातें ध्यान रखनी थी, जो भी ग्रांट मिली है उसी पर्पस के लिए यूज हो, ट्रस्टीज ने इसका कोई मिस यूज ना किया हो। 3 मार्क्स का तो था, छोटे से 2 या 3 पॉइंट ही है उसमें आंसर में भी। चलो ये भी थोड़ा रिस्की मान लेते, तो ओवरऑल हम बोले तो 56 की थ्योरी में हम मान लेते हैं, चलो 18 नंबर की थ्योरी रिस्की थी, इवन 20 कर लो आप 56 में से। लेकिन हाँ बची हुई 36 अपने कंट्रोल में थी। मैं तो आपको 50-50 की बात करता हूँ कि सपोज 56 में से 28 की थ्योरी कंट्रोल में हो, 28 की ना भी हो, तो आप इसमें से भी 20 स्कोर कर सकते हैं। अगर 28 मार्क्स का भी पेपर से अटेंड कर दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे थे इस बार, पेपर को टफ नहीं बोल पाएंगे, टफ नहीं था। MCQ ट्रू फॉल्स भी जो थे वो 8 थे, उसमें से चलो आपसे 2, एक तो चॉइस थी, अब बचे 7। इस 7 में से अगर मैं 2 टफ भी मानूं लेकिन 5 डायरेक्ट थे, इनको ही मिला लो अगर आप, तो एटलीस्ट इन सबको मिला के 30, और MCQ में आराम से 15 से 20 मिनिमम टारगेट, पहले 40 फिर 50 और फिर 60।
तो यार 40-50 तो अचीव हो रहे हैं। अगर आपने थोड़ा भी अच्छा करा हो तो 60 भी आराम से इसमें अचीवेबल थे। तो वॉच कीजिएगा, पेपर को आराम से एनालाइज कीजिएगा, सोचिएगा वर्ड्स पढ़ने में अपने से कोई गलती तो नहीं हुई। जैसे एक यहाँ पर सरकमस्टेंस भी थी और फिर उन्होंने फैक्टर्स भी पूछे थे कि क्या ये मॉडिफाई विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, उसके फैक्टर्स बता दो। तो हम बनाते ही हैं वो ऐसा टेबल हमारे, उससे ही आंसर बना सकते थे। एविडेंस है, एविडेंस नहीं है, मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, मटेरियल है, परवेजिव है। इस तरह की चीज़ है, उन्होंने बहुत सारी पूछी। ट्रू फॉल्स में मिस्टेक तब होगी जब थोड़ा सा जल्दबाजी में अगर हम पढ़ने गए तो शायद कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये था मालिक ओवरऑल रिव्यू। अब इसको स्टडी कीजिएगा, वॉच कीजिएगा, देखिएगा पेपर का लेवल कैसा रहा, आपके आंसर्स को मैच कर सकते हैं आप। मार्क्स डिवीजन ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं चैप्टर वाइज भी, और आईसीआई का जो वेटेज होता है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार और। आपको अगर इसको नोट करना हो तो आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ये पूरा पार्ट है इसका, जो कि क्वेश्चन और चैप्टर वाइज है, और इसको पॉज करके आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। और ये वेटेज वाइज और मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन का इसमें रूल था, इसीलिए हम बोल सकते हैं पेपर नॉर्मली जैसा ऑडिट का थोड़ा सा टफ आता है वैसा नहीं था। पेपर एवरेज था, इजी था, आराम से पढ़ के अगर मेन क्वेश्चन भी पढ़ के गए तो भी अटेंड हो जाना चाहिए था। आप देख ही रहे हो सारे मेन क्वेश्चंस पूछे हर चैप्टर के उन्होंने। मुलाकात होती है, ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।